हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विकांत नर्सिंग एजुकेशन पर। यहाँ आपको नर्सिंग की जो एमसीक्यू है, नर्सिंग के एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे सीएचओ हो, चाहे आपकी एनएचएम लेवल की हो, चाहे नॉर्सेट लेवल की हो। क्योंकि नर्सिंग का जो एरिया है वो तो फिक्स है, उसमें सब्जेक्ट भी फिक्स हैं, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ काम आ जाए। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें हम आपको एमसीक्यू कराएंगे। लेकिन जो आज है, आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोमा, जो कि एमएसएन का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आई से रिलेटेड है। होता क्या है वो आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन होती क्या है, तो ग्लूकोमा होता क्या है, इसकी यहाँ डेफिनेशन हमने लिखी है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ में स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर डाउट हो रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर दैट कैरेक्टराइज्ड बाई एबनॉर्मल हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। हाई एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, क्या होगा एबनॉर्मल। हाई इंट्राओकुलर प्रेशर, पहले तो ये समझिए कि इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है। इंट्राओकुलर, इंट्रा मतलब अंदर, ओकुलर मतलब आई का, आँख का प्रेशर जब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कहेंगे एबनॉर्मल हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। जो कि जिसमें क्या होता है एक्वस ह्यूमर, क्या होता है एक्वस ह्यूमर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ज़्यादा मात्रा का मतलब है नॉर्मल कितना होता है भाई, नॉर्मल पता होना चाहिए 5 से 21 mm ऑफ एच या 5 से 20-21 mm ऑफ एच इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये कितना होता है नॉर्मल। अगर मोर देन 21 हो जाए तो अपन इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर ग्लूकोमा कंडीशन कह देते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोमा इज ए symptomatic condition of the eye where the intraocular pressure is more than 25 mm of Hg and untreated glaucoma can lead to permanent damage to optic nerve। जो ऑप्टिक नर्व है उसमें परमानेंट क्या करती है, डैमेज कर सकती है अगर ये लंबे समय तक हमने इसको ठीक नहीं किया तो। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो कि क्रेनियल नर्व है, हाँ जी, सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, जो कि आई को सप्लाई करती है और विजन के लिए क्या होती है रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो क्या होगा, हम अंधे हो जाएंगे। सीधी सी बात है, आपको अगर इलाज नहीं किया गया तो क्या हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे भी ये फर्स्ट लाइन में देखा, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है और पेरीफेरल विजन को क्या करती है, लॉस करती है। पेरीफेरल भी हो सकता है और टोटल विजन को भी यहाँ पर क्या करती है, लॉस करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉज, इसके क्या क्या कॉज हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहने वाले हैं। एक तो होता है कॉज, जो कि एग्जैक्ट हमको पता है कि इसका कारण यही है, तो वो होगा कॉज। एक रिस्क फैक्टर वो फैक्टर जो कि रिस्की होते हैं, कि इस चीज़ को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इसके कारण यहाँ हो सकता है। तो मेन है, पहला है कंजेनाइटल कॉज। कंजेनाइटल मतलब या कंजेनाइटल, जेनेटिकल या फैमिली, जो फैमिली से हमको प्राप्त हुए हैं, किससे, फैमिली से, माता पिता से यहाँ पे, या पेरेंट्स से अपन को क्या हुए हैं, मिले हों, वो सब किस में आएंगे, कंजेनाइटल में। ठीक है, या जेनेटिक फैक्टर जिनको कह सकते हैं। दूसरा है एज, एक ऐसा बंदा जो कि एल्डर हो, एल्डर मतलब जिसकी उम्र 60-65 साल से ऊपर हो, कितना, मोर देन 60 ईयर, मतलब 60 साल से ऊपर हो, ऐसा पर्सन क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, या फिर ऐसे पर्सन को ग्लूकोमा हो सकता है। दूसरा, कोई भी इंजरी हुई हो, आई में कोई ट्रॉमा हो गया हो, ट्रॉमा मतलब इंजरी। नेक्स्ट होगा डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर ग्लूकोज अगर बढ़ा हुआ है, वो भी इसके लिए क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, या उसमें प्रोन रहेगा ग्लूकोमा के लिए। ऐसा बंदा जिसको क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पर है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 से 110 mg पर DL। ये क्या है, ये फास्टिंग है और ये खाना खाने के बाद है। ये रेंज बताई है मैंने, 70 से 110। ठीक है, अगर बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या हो सकता है कॉज के, ऐसा किस किस में हो सकता है ग्लूकोमा। तो माइग्रेन वाला पेशेंट जिसको हेडेक हो,
या फिर जो बहुत लगातार क्रोनिक टाइम से स्ट्रेस में हो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हो, बहुत ज़्यादा सोचता हो, डिप्रेशन में चल रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट ओकुलर हाइपरटेंशन। ओकुलर हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जब बीपी बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो वेसल्स में जो रक्त का बहाव है वो तेज होगा। तो ओकुलर हाइपरटेंशन का मतलब है आँख के जो सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, जिससे यहाँ पर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के रिस्क यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो ग्लूकोमा जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है कंजेनाइटल, जो कि जन्मजात होता है, बाई बर्थ होता है। ठीक है। दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो हमको एनवायरनमेंट से यहाँ पर प्राप्त हो रहा हो। तो पहले बात करते हैं हम कंजेनाइटल की। ठीक है। तो कंजेनाइटल की बात करें तो कंजेनाइटल 3 टाइप का होता है। पहला ट्रू कंजेनाइटल, दूसरा इन्फेंटाइल और तीसरा जुवेनाइल। ट्रू कंजेनाइटल मतलब जो कि बाई बर्थ हो, ऐसा ग्लूकोमा जो कि कैसा हो, बाई बर्थ हो। दूसरा इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल मतलब 1 साल तक के बच्चे को कोई भी ग्लूकोमा हो रहा है, पैदा होने के 1 साल तक के बच्चों को ग्लूकोमा हो रहा है, उसको इन्फेंटाइल ग्लूकोमा कहते हैं। जुवेनाइल जो कि चाइल्डहुड अवस्था में हुआ हो, चिल्ड्रंस में जो ग्लूकोमा हुआ हो बर्थ के बाद में, चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमनली 6 से 12 साल का बच्चा, उसको अपन जुवेनाइल ग्लूकोमा यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब हमको प्राप्त किया हुआ है एनवायरनमेंट से, ये बाई बर्थ नहीं है, ये आफ्टर बर्थ है, जो कि 2 प्रकार का होगा, प्राइमरी और सेकंड जो रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी। ठीक है। ये 2 टाइप का रहेगा मेनली, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा जो होगा प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अगर यहाँ हम बात करें ओपन एंगल, तो ओपन एंगल क्या होता है और क्लोज एंगल क्या होता है, ये हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये यहाँ पर आपका लेंस है, ये आपका कॉर्निया हो गया, यहाँ पर ये आपका प्यूपिल हो गया। ठीक है। ये आपकी आइरिस है, आइरिस, और ये आपका जो पोर्शन है खाली ये है यहाँ पे प्यूपिल। ओपन एंगल का मतलब रहेगा कि ये जो आइरिस है अभी ओपन है, मान लो यहाँ पर एक्वस ह्यूमर आपका बना और यहाँ से ये ओपन होके निकल गया, तो ये ओपन एंगल रहेगा। क्लोज एंगल में क्या रहेगा, ये आइरिस जो है वो रिलैक्स अवस्था में रहेंगी और ये लेंस को कवर करके रखती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, अब एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होगा तो यहाँ इकट्ठा रहेगा, वो आगे नहीं जा पाएगा, जिसके कारण इसको बोला गया क्लोज एंगल ग्लूकोमा, यहाँ पर हमने बोल दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन और सिम्टम्स। अगर आपको ग्लूकोमा हुआ है तो वहाँ पर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। जो आई का प्रेशर है, आई का जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, जब आँख का प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पर हेडेक भी बना रहेगा, सर दर्द वहाँ पर रहेगा। विज़न का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर गया है, जिसके कारण लाइट आएगी, तो लाइट जो है वो रेटिना पर नहीं जा पाएगी, लेंस के थ्रू रेटिना पर जाती है, जो प्रतिबिंब बनता है जिससे अपन चीज़ों को देख पाते हैं, वो नहीं जा पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होने वाला है, विज़न का लॉस होने वाला है। साथ में रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी, बात वही है, विज़न लॉस हो जाएगा। और हेलो अराउंड द लाइट, जब आप किसी भी लाइट को देखोगे तो वहाँ पर ऐसा धुंधला धुंधला सा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि जैसे ऐसा लगेगा जैसे समुद्र में आप समुद्र या पानी के अंदर से किसी चीज़ को देख रहे हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक्वस ह्यूमर का क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर आपको हेलो अराउंड द लाइट साइन देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था प्राइमरी प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, मैंने बता दिया था।
क्लोज एंगल ग्लूकोमा, नैरो एंगल ग्लूकोमा भी इसको कहा जाता है, जो कि मैंने अभी डायग्राम के माध्यम से बताया था। ये आपका लेंस है, ये आइरिस है। आइरिस अगर रिलैक्स हैं और लेंस से टच हो रही हैं, इसका मतलब क्लोज हो गया है ये एंगल, एक्वस ह्यूमर नहीं जा पाएगा। एक्वस ह्यूमर जो है यहाँ पर कॉर्निया के इधर क्या होता है, ट्रेविकुलाई ऑफ मेसबर्ग कैनाल होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन चलते हैं देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने देख लिए थे। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे सेम रहेंगे। इंक्रीज पे बढ़ जाएगा, पेन रहेगा, ब्लड विजन, सीवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग। कॉर्नियल बिकम एडिमेटस, एडिमेटस मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी जो आपने देखा। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या होता है, फोटोफोबिया मतलब प्रकाश से डर, फियर फ्रॉम लाइट, लाइट से डर, लाइट से डर क्योंकि वहाँ पर क्या है, जैसे ही प्रकाश से पड़ेगा तो हेलो विजन दिखेगा, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा, तो वो प्रकाश में जाने से बचेगा, इसको ही बोलेंगे फोटोफोबिया। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा, ऐसा ग्लूकोमा जो कि कंजेनाइटल नहीं है या एक्वायर्ड नहीं है, वो प्राइमरी हो गया। ये कौन सा है, सेकेंडरी। ऐसा ग्लूकोमा जो कि किसके रिजल्ट से हो रहा है, अनोदर डिजीज़, ट्रोमा से नहीं हो रहा, अनोदर डिजीज, और ना ही कंजेनाइटल है। अनोदर डिजीज सच एज इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया हो, इंजरी हो गई हो, या फिर ब्लीडिंग वहाँ पर हो गई हो, आई में कोई ब्लीडिंग हो गई हो, कोई पास्ट सर्जरी हुई हो, ट्यूमर और सर्टेन मेडिकेशन, यहाँ पर कैंसर हुआ हो, या फिर कोई आपकी मेडिकेशन वहाँ पर चल रही हैं जैसे कि स्टीरॉयड वगैरह चल रहा है, उसके कारण आपका क्या बढ़ सकता है, इंट्राओकुलर प्रेशर यहाँ पर बढ़ सकता है। अगर हम असेसमेंट की बात करें, असेसमेंट मतलब हम क्या क्या जांचें कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि ये भाई ग्लूकोमा ही हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री और एनवायरमेंटल हिस्ट्री, सबके बारे में हिस्ट्री देंगे। साथ में हम फिज़िकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो, सर से लेके पैर तक हम फिज़िकल एग्जामिनेशन वहाँ पर देखते हैं कि भाई फेस की सिमेट्री कैसी है, आई के चारों तरफ कोई एडिमा वगैरह तो नहीं है, पिपल साइज़ कैसी है, आँख वल्ज तो नहीं है, इस तरह की अपन देखते हैं। साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन है, किस तरह का दिख रहा है, पेन फेस पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा, सिमेट्री कैसी है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस रो रहा है यानी, ये सब क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो अपन क्या है उसको ऑब्ज़र्व करके देखते हैं। कैसे देखते हैं, आँखों के द्वारा हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं। नेक्स्ट आता है टोनोमेट्री, इन सबको हम फोटो के द्वारा आपको है हम अभी शो करेंगे, तो आप उसको अच्छे से जान पाओगे फ़ोटो में देख के। तो टोनोमेट्री, टोनोमेट्री क्या होता है, एक डिवाइस होती है, ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्कोप जैसा स्कोप होता है वैसे ही आई को देखने का भी ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, जेनियोस्कोपी, ये सब क्या है, आई एग्जामिनेशन के लिए डिवाइसेस हैं जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब फोटो में एक पहला देखते हैं टोनोमेट्री, टोनोमेट्री क्या आता है, तो ये जो डिवाइस आपको दिख रही है ये है आपकी टोनोमेट्री, इसको टोनोमेट्री कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, तो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको अपन कॉर्निया पर रखते हैं, आई के कॉर्निया पे, और जिससे अपन को क्या है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है ये डिवाइस यहाँ पर क्या कर लेगा, असेस यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं अपन, नेक्स्ट डायग्राम ऑफ्थेल्मोस्कोपी, ऑफ्थेल्मोस्कोपी मतलब आँख का अपन विजुअलाइजेशन करते हैं। स्कोप क्या होता है, किसी चीज़ को विजुअलाइज करना, ऑफ्थेल्मो का मतलब होता है कि आँख का विजुअलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है, इस तरह का होता है। ये डॉक्टर ने शील्ड पहनी हुई है यहाँ पर, और ये एक स्कोप के द्वारा आँख का एग्जामिनेशन कर रहा है। नेक्स्ट आता है गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी जिसमें क्या है, फेस को इमूवेबल कर दिया जाता है, और साथ में ही वहाँ पर आई के सामने कोई लेंस लगाकर हम उसको एक तरह से माइक्रोस्कोप की तरह जूमिंग टाइप में देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट था स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है डायग्राम के अंदर, स्लाइट लैम्प मतलब फेस को एक फ्रेम में क्या करते हैं अपन, फिक्स कर देते हैं, और किसी स्कोप के द्वारा अपन क्या, या लैंप के द्वारा अपन क्या देखते हैं,
आई का एग्जामिनेशन वहाँ पर करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पैरामेट्री जैसे कि फेस को एक मशीन के सामने कर देते हैं और इसमें यहाँ पर इस पैरामीटर यहाँ पे शो करेगा आपके यहाँ कितना ओकुलर प्रेशर है, कितना एडिमा यहाँ पर हुआ है और क्या क्या आई के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे। नेक्स्ट फंडल एग्जामिनेशन ये देखो जैसा कि मशीन में दिख रहा है, ये सब क्या है, आई के ही एग्जामिनेशन है। किसके लिए है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर को चेक करने के लिए यहाँ पर है। नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो होता है 5 से 21 mm ऑफ एसी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मोस्टली 3 तरह का होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या है, किसी भी डिजीज़ या कंडीशन को मेडिकेशंस के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्या सिर्फ ट्रीटमेंट से ही सॉल्व हो जाए तो उसको अपन क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट की बात यहाँ पर हमने कर ली। अब बात करता हूँ सेकंड, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है वहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, नर्सिंग रोल वहाँ पर अपन देखते हैं। क्या देखते हैं, नर्सिंग का क्या रोल है, कैसे हम एक नर्स उसको केयर दे सकती है और कैसे हेल्थ केयर पर्सनल उसको केयर दे सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम यहाँ पर बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर यहाँ पर देते हैं, जिसको टीमोलोल, जिसके पीछे LOL लोल लगा हो, वो सब क्या है, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर यहाँ पर होते हैं, जो कि क्या है, हाइपरटेंशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोमा को या इंट्राओकुलर प्रेशर में ट्रीटमेंट में अपन मेडिकल मैनेजमेंट में पहला देते हैं बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर टीमोलोल, जिसके पीछे लोल लगा हो, लेविटालोल, पिंडोलोल, लिंडोलोल, जो वो सब क्या है, प्रोपेनोलोल और टीमोलोल, ये सब क्या है, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। दूसरा कोलिनर्जिक एजेंट यहाँ पर देते हैं, जैसे कि पिलोकार्पिन देते हैं, ठीक है, जो कि आई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकेशन है ग्लूकोमा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जैसे कि डोरजोलामाइड, क्या देते हैं, डोरजोलामाइड, यहाँ पर हम मेडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो एडिनर्जिक एगोनिस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे एफिनेफ्रिन, एडिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट नहीं, एगोनिस्ट, जो कि दोस्त होते हैं या फिर एडिनर्जिक वर्क को बढ़ा देते हैं, जैसे कि एफिनेफ्रिन यहाँ पर दिया जाता है। साथ में अपन ऑस्मोटिक एजेंट यहाँ पर देते हैं, जैसे कि मैनिटोल है, जैसे कि क्या होता है, मैनिटोल क्या है, एक ऑस्मोटिक एजेंट है जो कि क्या करेगा, एडिमा को कम करेगा या फिर जो IOP बढ़ा हुआ है उसको क्या करेगा, कम करने में यहाँ पर मदद करता है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेडिकल के बाद में सेकंड जो आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकेशन से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, कोई कंडीशन एड्रेस नहीं होती, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पहला ट्रेवेकुलोप्लास्टी, ट्रेवेकुलाई। आप पहले तो ये समझिए कि ट्रेवेकुलाई होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका लेंस है और ये आपकी कॉर्निया है। तो कॉर्निया के यहाँ पर मेस पर ट्रेवेकुलाई होती हैं, जो कि एक्यूस ह्यूमर को क्या करती हैं, एब्जॉर्व करने का काम करती हैं। अगर ये किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो यहाँ प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसके कारण क्या होगा, IOP जो है वो बढ़ जाएगा। तो IOP बढ़ रहा है, उसी को तो ग्लूकोमा बोल रहे थे। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, ट्रेवेकुलोप्लास्टी यहाँ पर करते हैं, इसको सर्जिकली ट्रीट किया जाता है। सेकेंड बात करूँ तो ऑर्गन लेजर ट्रेवेकुलोप्लास्टी, ये भी क्या है, ट्रेवेकुलोप्लास्टी है, ये भी ट्रेवेकुलोप्लास्टी है, लेकिन यहाँ पर लेज़र्स के द्वारा क्या करते हैं, अपन ट्रेवेकुलोप्लास्टी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है स्क्लेरेक्टोमी। स्क्लेरेक्टोमी मतलब आपने आई के जो लेयर्स पड़ी होंगी, स्क्लेरा, कॉर्निया, स्क्लेरा,
कोरोइड, इस तरह की रेटिना, इस तरह की कुछ चीज़ें आपने सुनी होंगी। उसको क्या करते हैं, एक्टेमी का मतलब है रिमूवल, रिमूवल ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा को क्या कर दिया जाता है, काट के रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्वस ह्यूमर जो है वो आसानी से जितना प्रोडक्शन उसका हो रहा है उतना ही वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे आईओपी वहाँ पर नहीं बढ़ पाए। ठीक है। फोर्थ आता है ड्रेनेज इम्प्लांट एंड संट। जो आईओपी है उसका ड्रेनेज संट, संट का मतलब होता है किसी भी इंट्राओकुलर प्रेशर जो बढ़ रहा है, जो चैम्बर है, उससे हम किसी में बाईपास करके किसी नली के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, उसको ड्रेन कर देंगे। ड्रेन मतलब निकाल दें, तो निकाल दोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, एड्रेस वहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, थर्ड और इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकेशन दे दी, सर्जरी कर दी, अब बात आती है आपके केयर करने की, तो ये आपका हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पेशेंट को रिसीव करने के बाद नर्सिंग असेसमेंट, हेड टू टॉप असेसमेंट, जिसमें आपको हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंस रिस्क, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री देखनी है, ट्यूमर ऑफ आई, हेमोरेज, आई ट्यूमर, जो भी कॉज है या रिस्क फैक्टर है उसके बारे में आपको क्या करना है, असेस करना है। दूसरा फिज़िकल एग्जामिनेशन वहाँ पर हमको देखना है। ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, ज़्यादा लाइट ना हो, इन चीज़ों का हमको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे वाइटल साइन वहाँ पर लेने हैं। पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव वहाँ पर केयर देनी है। अभी इसमें वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव हम एक साथ सभी डिजीज़ का एक कॉमन जो नर्सिंग असेसमेंट रहेगा या नर्सिंग केयर रहेगी उसको अपन उस वीडियो में देख लेंगे। अभी अपन बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। व्हाट इज़ द नर्सिंग डायग्नोसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है नर्सिंग डायग्नोसिस। पेशेंट को जब अपन चार्ट बनाते हैं किसी भी डिजीज़ के प्रति, तो उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है। बात करें, इसमें 3 दे रखी हैं, लेकिन और भी अपन देख लेंगे। ठीक है। बात करता हूँ एक्यूट पेन रिलेटेड इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर सेकेंडरी टू सर्जिकल इंटरवेंशन। मतलब इसका क्या है, पहले अपन डिजीज़ कंडीशन जो सिम्टम्स यहाँ आ रहे हैं उसको लिखेंगे, उसके बाद में रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, किसकी वजह से वो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि ये डिजीज़ की वजह से आ रहे हैं, और सेकेंडरी टू सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है। ऐसे ही फियर रिलेटेड टू पोटेंशियल लॉस ऑफ विजन, मतलब यहाँ पर क्या है, फियर है, मतलब डर रहा है। किस लिए डर रहा है, क्योंकि उसका विज़न कैसा हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर बात करूँ तो सेकेंडरी टू यहाँ पर आ जाएगा इंट्राओकुलर प्रेशर, या फिर अगर मैं बात करूँ इंट्राओकुलर प्रेशर की जगह ग्लूकोमा। ठीक है। थर्ड है नॉलेज डेफिसिट, बंदे का नॉलेज क्या है, डेफिसिट ड्यू टू डिजीज़ कंडीशन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। फोर्थ, आप ऐसे ही नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा, तो आपको पता है कि किसी पेशेंट को वॉमिट होता है तो वो खाना नहीं खा सकता, तो आप इसमें बना सकते हो न्यूट्रिशनल डेफिशिट या डेफिशिएंसी रिलेटेड टू वॉमिटिंग। सेकेंडरी टू आप क्या लिख सकते हो, इंट्राओकुलर प्रेशर या फिर ग्लूकोमा लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे ही आप नेक्स्ट बना सकते हो 5वां फीवर वाला वही ही है, इसमें एक्यूट पेन का बना लिया आपने, नॉलेज डेफिसिट का बना लिया। आप बना सकते हो विजन लॉस, बना सकते हो विजन लॉस ड्यू टू इंट्राओकुलर प्रेशर, सेकेंडरी टू ग्लूकोमा। तो इस तरह से आप क्या है, बहुत सारी नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर बना सकते हो एंजाइटी ड्यू टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज क्योंकि आपको डिजीज़ की वजह से क्या करना पड़ रहा है, हॉस्पिटलाइज करना, उसकी वजह से उसको क्या हो रही है, एंजाइटी यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये सब क्या है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस है। ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में यहाँ पर घंटी वाला बेल आइकन है उसको दबा दें। ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है विकास नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए और हम वीडियो लाते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। थैंक यू।